नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। महाराष्ट्र में मराठी बनाम हिंदी विवाद लगातार राजनीतिक बहस का मुद्दा बना हुआ है। एमएनएस इसे कम करने के बजाय हर दिन इसे तूल दे रही है। मारपीट की घटनाएं जहां रुकनी चाहिए वहीं लगातार बढ़ती दिख रही हैं। अब नांदेड़ में शौचालय संचालक के साथ मारपीट की गई और उससे माफी मंगवाई गई। दरअसल जैसे जैसे स्थानीय निकाय चुनाव सामने आ रहे हैं, नजदीक पहुंच रहे हैं, एमएनएस की दबंगई बढ़ती दिख रही है। चुनाव में वोट के लिए शायद एमएनएस को लगता है जनता को वोट पाने के लिए एकमात्र यही रास्ता है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या महाराष्ट्र की संभ्रांत जनता मारपीट की ऐसी घटनाओं को लेकर एमएनएस को वोट देगी? इस पूरे मामले पर बीजेपी विधायक राम कदम ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। नीतीश राणे के बाद उन्होंने भी इसे हिंदू की पिटाई कहा है। राम कदम ने कहा है कि मराठी भाषा के नाम पर एमएनएस हिंदू भाइयों पर हमला कर रही है। हर चुनाव में जनता इनको नकार रही है, इसलिए अब मराठी के नाम पर मारपीट की जा रही है। इससे पहले नीतीश राणे ने भी ठीक यही सवाल खड़े किए थे। सबको मालूम है कि राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस पहले भी उत्तर भारतीयों के साथ मारपीट की ऐसी घटनाओं को अंजाम देती रही है, लेकिन इसके बावजूद हर चुनाव में एमएनएस की हालत पतली दिखी है। मारपीट की ऐसी घटनाओं के बाद सवाल महाराष्ट्र पुलिस पर भी खड़े हो रहे हैं। आखिर वो उत्तर भारतीयों और हिंदी भाषियों को सुरक्षा देने में नाकाम क्यों है? महाराष्ट्र में भाषा विवाद, एमएनएस का गुंडा राज। गुंडई बार बार रिपीट, अब नांदेड़ में मारपीट। शौचालय संचालक की पिटाई, ठाकरे ब्रदर्स को शर्म नहीं आई। महाराष्ट्र में मराठी बनाम हिंदी विवाद लगातार राजनीतिक बहस के केंद्र में है। लगता है आगामी स्थानीय चुनावों को देखते हुए राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने इस मुद्दे पर आक्रामक रुख अपना लिया है। अब मराठी के नाम पर फिर एक गरीब की पिटाई की गई है। महाराष्ट्र के नांदेड़ के एसटी बस डिपो पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने एक गरीब शौचालय संचालक की इसलिए पिटाई कर दी क्योंकि उसे मराठी नहीं आती थी और वह हिंदी में बात कर रहा था। यह घटना पूरे महाराष्ट्र में चर्चा का विषय बन गई है, खासकर जब मामला मराठी अस्मिता और भाषा को लेकर पहले से गरमाया हुआ है। अब जरा पूरा मामला समझिए। नांदेड़ शहर के मुख्य एसटी बस डिपो पर उत्तर भारतीय शौचालय संचालक लोगों से 5 रुपये वसूल कर रहा था। इसको लेकर एक स्थानीय व्यक्ति की उससे बहस हो गई। इसके बाद स्थानीय व्यक्ति ने मराठी में बात करने के लिए दबाव बनाया तो शौचालय संचालक ने कहा कि वह मराठी में नहीं बात करेगा, उसे हिंदी आती है। नाम बदल खुद नहीं ना, तुम्हारा कंप्लेंट हो जाएगा। तुम पैसे ले लेना, एक नंबर का एक नंबर के लिए पैसा ले रहे हो तुम। क्या कर रहा है? करता मैं क्या करता तुम। तू पहले मराठी बोल, तू पहले मराठी बोल। क्या नहीं बोला तू पहले। क्या करेगा? हाँ ठीक है ना, क्या करेगा? करेगा बताएंगा ना, क्या करेगा? बताएंगा मैं क्या करने का। ठीक है कोई बात नहीं। तू मराठी बोलत नाही ना, ठीक आहे। तू मराठी बोलत नाही ना, कर तू काहीतरी। तू मराठी बोलत नाही ना, तू मराठी। हे लेडीज आहेत, यांच्याकडून 5 रुपये घ्यायला आहे। सूच स्थानीय व्यक्ति ने इस पूरी घटना का वीडियो बनाया और एमएनएस कार्यकर्ताओं को भेज दिया। अगले दिन एमएनएस कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और शौचालय संचालक के साथ मारपीट की, साथ ही उससे सार्वजनिक रूप से माफी भी मंगवाई। मराठी नहीं बोलता, क्या बोलता जी नहीं। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति शौचालय संचालक से उसका नाम पूछता है और मराठी में बात करने के लिए बार बार कहता है, लेकिन पीड़ित व्यक्ति नाराज होकर कहता है कि तू साहेब है क्या, और मराठी में बोलने से मना कर देता है। इसके बाद वीडियो
एमएनएस कार्यकर्ताओं तक पहुंचता है और फिर वो बस स्टैंड के बाहर शौचालय चलाने वाले उस व्यक्ति को पकड़ते हैं और उसे थप्पड़ मारकर मराठी में माफी मंगवाते हैं। मराठी येते की नाही तुला? मराठी नाही बोलता, जा बोलता? इस पूरे मामले पर बीजेपी विधायक राम कदम ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, मराठी भाषा के नाम पर एमएनएस हिंदू भाइयों पर लगातार हमला कर रही है। हर चुनाव में जनता ने इनको नकार दिया है और अब मराठी के नाम पर मारपीट की जा रही है। महाराष्ट्र की धरती पर हर भाषा का सम्मान होता रहा है। जो पार्टी हिंदुत्व की बात करती है वही आज हिंदुओं को निशाना बना रही है। इससे पहले आप ठाकरे की पार्टी एमएनएस की कई जगहों पर मारपीट की घटना को देख चुके हैं। मराठी नहीं बोलने पर मीरा रोड में एक फास्ट फूड के कर्मचारी को जमकर पीटा गया था, उसे कई थप्पड़ मारे गए थे। इसी तरह एमएनएस कार्यकर्ताओं ने विक्रोली इलाके में स्थित एक दुकानदार के साथ मारपीट की थी। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि दुकानदार ने सोशल मीडिया पर मराठी लोगों के बारे में आपत्तिजनक पोस्ट की थी। यहां दुकानदार को धमकाकर माफी मंगवाई गई और उसे पकड़कर पूरे इलाके में घुमाया गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें दुकानदार हाथ जोड़कर माफी मांगता दिख रहा है। भाषा विवाद को लेकर ऐसी कई तस्वीरें वायरल हुई थीं। एमएनएस की गुंडागर्दी, कहां है खाकी वर्दी? महाराष्ट्र में जैसे जैसे स्थानीय निकाय चुनाव नजदीक आ रहे हैं, उत्तर भारतीयों के साथ लगातार मारपीट की घटना बढ़ती ही जा रही है। राज ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ता और नेता जैसी मर्जी वैसी दबंगई दिखा रहे हैं। यह भी सच है कि ऐसी घटनाएं केवल गरीब हिंदुओं के साथ हो रही हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर पुलिस क्या कर रही है? वो गरीब उत्तर भारतीयों को सुरक्षा क्यों नहीं दे पा रही है? सवाल ये भी है कि राज ठाकरे की पार्टी को वोट लेने का मुद्दा भाषा विवाद ही आखिर क्यों दिख रहा है? सवाल यह भी है कि महाराष्ट्र की संभ्रांत जनता मारपीट की ऐसी घटनाओं से क्या एमएनएस को वोट देगी? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। ये गुंडागर्दी, ये तस्वीरें लगातार क्यों आती चली जा रही हैं? हर एक दिन होता है जब ये माना जाता है और सोचा जाता है कि ये सब कुछ जो हो रहा था वो अब हल्का हो गया है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है और शायद जितनी खाई पैदा की जानी थी वो अपनी कोशिशों से जिसने जहाँ की हो कर ली होगी। लेकिन एक और तस्वीर आ जाती है जहां एक और कमजोर पीटा जा रहा होता है। मेरे साथ कई खास मेहमान जुड़े हैं और लगातार चर्चा करते करते मुझे भी ऐसा लगने लगा है कि लगातार मराठी हिंदी पर यह चर्चा की जगह आखिर बन रही है या बनवाई जा रही है। गुलाब चंद दुबे प्रवक्ता शिवसेना मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर झा मेरे साथ प्रवक्ता शिवसेना यूबीटी मेरे साथ जुड़ गए हैं। नाजिया इलाही मेरे साथ अक्सर जुड़ती रही हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, बोल्ड अपनी बात रखती हैं, डरती किसी से नहीं है जैसा मैं उनके बयानों को देखता हूं। डॉक्टर सुव्र कमल दत्ता मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हुए हैं और सैयद जावेद जवाद मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। बहुत स्वागत है जवाद भाई आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे पहले मैं गुलाब चंद दुबे आपका ही रुख करना चाहूंगा। सवाल नहीं है मेरा, मैं आंकड़ों से आपके सामने बात रखूंगा। 2024 में अघाड़ी ने लोकसभा चुनाव में 48 में से 30 सीटें जीती, लेकिन 5 महीने बाद जब विधानसभा के चुनाव हुए तो महायुति ने सरकार बना ली। क्या इस बार भी ये जो कुछ हो रहा है ये विधानसभा में आए परिणामों को बदलने की कोशिश का एक नतीजा आपको दिखाई पड़ रहा है? और हर दिन एक नई तस्वीर आती है जिसमें एक कमजोर या तो पीटा जा रहा होता है या फिर डराया जा रहा होता है। जी जी राजीव जी, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। जहां तक राजनीतिक पटल पे किसी भी संभावनाओं को दूर दूर तक नकारा नहीं जा सकता। कभी कभी राजनीतिक जीवन में उतार चढ़ाव होते रहते, जहां तक महाविकास आघाड़ी की बात हुई या महाविकास की बात हुई। तो ऐसी स्थिति में ये जो घटनाएं नांदेड़ से लेकर के मुंबई, मुंबई से लेकर के सब्बन, मुंबई में थाने में जो भी घटनाएं घटी, पहली बात मैं इसका निषेध करता हूँ। मैं भी एक हिंदी प्रदेश उत्तर प्रदेश से आता हूँ
और मैं शिवसेना का एक राष्ट्रीय प्रवक्ता की हैसियत से आपको मैं कहना चाहूंगा कि ये जो भी घटनाएं घट रही है, यदि ठाकरे परिवार ये सोच रहा है चीज के लिए कि किसी का अपमान करके या किसी भाषा का अपमान करके, भाषा के अस्मिता के नाम पर, मराठी भाषा के अस्मिता के नाम पर, किसी भाषा को बुलवाने के नाम पर किसी गाल के ऊपर थप्पड़ मार करके वो अपनी खोई हुई अस्मिता पा सकेंगे, राजनीतिक या विरासत को फिर प्राप्त कर सकेंगे, वो उनकी बहुत बड़ी भूल है। जितनी गलती करते जाएंगे उतने वो और खाई में गिरते जाएंगे। जैसा इसके पहले माननीय बाला साहब ठाकरे के विचारों का या उनके सिद्धांतों का उन्होंने कुचल करके आगे बढ़ने की कोशिश किया, परिणाम देश के सामने है। आज वही वो कर रहे हैं। ये महाराष्ट्र की धरती छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती है, वीर सावरकर, बाबा साहब, लोकमान्य तिलक, महात्मा ज्योतिबा फुले, नामदेव, संतों की धरती है। यहाँ की परंपरा परिपाटी नहीं रही है कि किसी भाषा भाषी को गाल पे थप्पड़ मारकर उनको अपनी परिपाटी सिखाया जाए। अब रही बात ये कि महाराष्ट्र हमारी अस्मिता है, हमारी कर्म भूमि रूपेण मां मेरी यशोदा बन सकती है, हमारी यह जन्मस्थली हमारी देवकी बन सकती है, जहां जहां जिन लोगों ने इस पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण के सभी भाषा भाषी को लोगों ने जन्म लिया है। उस रिश्ते के नाते इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में रह करके 15-20 वर्षों तक या अपनी कई पीढ़ी का समय गुजार देने के बाद मराठी भाषा के प्रति प्रेम न उद्गार करते हुए अगर कोई सवालिया निशान खड़ा करता है, चाहे किसी व्यक्ति का कोई व्यक्ति हो या किसी दल का गुंडा क्यों ना हो, अगर कह रहा है कि मराठी बोलो, तो मराठी 15-20 वर्षों से रहने वाले हर किसी भाषा भाषी के लोगों को बोलने में हमें नहीं लगता कि कोई सवाल खड़ा होना चाहिए। बड़े आराम से, बड़े प्रेम से बोलना चाहिए। हम वहां के संस्कृत को अपना सकते हैं, वहां के परंपरा के अनुसार सभी भाषा भाषी के लोग वहां के रच बस गए हैं। तो मराठी भाषा के नाम पर आप लोगों के इस दूरदर्शन के माध्यम से ये दिखता है कि जिस ढंग से वहां पे एक जरूरत की जाती है, जाओ मैं नहीं बोलूंगा, तुम्हें क्या करना है, कैसे क्या करना है, जिस ढंग से एक लोकतंत्र की हत्या करते हुए हमारे निशिकांत दुबे जी ने जो कहा कि मैं पटक पटक करके मारूंगा, हमारे रोटी पे वहां के लोग पलते हैं, इसका भी मैं निषेध करता हूं। इसको भी मैं नहीं मानता, इसको दूर दूर तक ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, मैं बराबर सबकी बातें रखूंगा, लेकिन निशिकांत दुबे का जो बयान था, निशिकांत दुबे का बयान अगर आप पूरा सुने तो निशिकांत दुबे कह रहे थे कि अगर आप ऐसी जगह जाएं तो वहां के लोग आपके साथ ऐसा करेंगे। मैं उनको सेव नहीं करना चाहता, ना कर रहा हूं, मैं बस ये बता रहा हूं कि बयान में थोड़ा सा भी हेर फेर कुछ का कुछ मतलब सामने ले आता है। लेकिन एसपी सिंह बघेल बीजेपी के जो सांसद भी रहे हैं, उनका क्या कहना है पहले वो सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ते हैं। साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी के सांसद और केंद्रीय मंत्री बघेल सर। बघेल सर, महाराष्ट्र में जिस तरह से हिंदी भाषियों को डराया जा रहा है, धमकाया है, कल रात में भी एक वीडियो सामने आया, शौचालय के लिए गए थे, उनको कहा गया हिंदी बोलो, हिंदी बोलने वाले को बोला गया मराठी बोलो। जो क्षेत्रीय दल कूप मंडूप हैं, जिनको ज़िंदगी में अपने राज्य से बाहर नहीं जाना है, वो इस प्रकार से भाषाई सांप्रदायिकता की बातें करते हैं। और ऐसे लोग जब कभी अपने राज्य से बाहर जाएंगे तो उनको अपने साई से भी डर लगेगा। तो संविधान ने हमें विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अपनी लोक भाषा, क्षेत्रीय भाषा, लोक भोजन करने की, लोक भूषा पहनने की अनुमति दी है। और एक अच्छा इंसान वो होता है जो अपनी भाषा की, क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ सभी भाषाओं का सम्मान करे। ठीक है, आपने सुना एसपी सिंह बघेल यहां पर क्या कह रहे थे कि ऐसे लोग अगर अपने राज्य से बाहर जाएंगे तो उन्हें अपने साय से भी डर लगेगा। क्या वाकई ये बात सच है और क्या ऐसा हो सकता है? लेकिन मेरे साथ चंद्रशेखर झा भाई इस वक्त जुड़े हुए हैं, शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता के तौर पर। चंद्रशेखर जी, नितेश राणे और राम कदम हिंदी भाषी नहीं, अब इसे हिंदू की पिटाई कहना शुरू कर चुके हैं। दो नेता इस वक्त कह रहे हैं जो एमएनएस और उभाटा करना चाहते हैं। अब क्या उसी राह पर बीजेपी भी आपको दिख रही है? और अगर आपको ऐसा दिख रहा है तो आपको इसका अंत होता हुआ दिखता है कि फुल स्टॉप लगेगा कहीं? देखिए, जितने भी एक्सप्रेशंस, जितने भी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, उसके बेसिस पे मुझे लगता है कि बीजेपी शायद इस मूड में नहीं है कि वो 3 लैंग्वेज थ्योरी को जो है वहाँ
अप्लाई करने के ही उस चरण में जा रहे हैं, और इसको जो है वो बढ़ावा दे रहे हैं। जितने भी स्टेटमेंट्स बीजेपी के नेता या बीजेपी के एमएलए या एमपी जो भी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, तो उससे तो मुझे यही लग रहा है कि अब जो है ये आगे जो है और भी कुछ जो है वो आगे इसमें जो है हिंसात्मक रवैया जो है दिखेगा। क्योंकि आप देखिए कंटिन्यू जो है कुछ ना कुछ जो है बीजेपी वाले इसको बोल के भड़काना चाह रहे हैं, जबकि इस पे जो है एक सीधी सी बात है। ये आप जो वीडियो दिखा रहे हैं आज की, तो इसमें जो है कुछ एक डिस्प्यूट हुआ है। डिस्प्यूट की वजह से जो है एक आदमी जो है वो मराठी लैंग्वेज के बारे में बोल रहा है कि अगर उसको इंसल्ट कर रहा है तो एक प्रोवोकेशन में उसके ऊपर जो है कोई हाथ उठाया है। तो ये सारी चीजें घटनाएं दिख रही है। तो ऐसी बात नहीं है कि कोई प्रोवोकेशन के बिना या कोई इंसल्टेशन के बिना जो है इस पे कोई कार्रवाई हो रही है। मैं तो प्रोवोकेशन ये में से सारी जायज चीजें कह सकता हूं क्या पिटाई को? देखिए, अगर जायज नहीं भी है तो नाजायज भी नहीं है। क्योंकि देखिए कानून ठीक की है। तरह जो है, कानून अगर देखें तो प्रोवोकेशन और इसमें जो है कोई भी एक्शन लिया हुआ उस पे वो कोर्ट अपने तरह से मूव करेगा या स्टेट गवर्नमेंट अपने तरह से एक्शन लेगा। बट स्टेट गवर्नमेंट भी चुप है। इवन जो शिवसेना एकनाथ शिंदे जी के ग्रुप में दुबे जी हैं, तो उन्होंने भी जो है इस चीज को भी समर्थन किया कि किसी तरह का कोई इंसल्ट जो है ना वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चाहे आप उत्तर भारतीय हो चाहे दक्षिण भारतीय हो, जिस स्टेट में आप रहते हैं वहाँ की लैंग्वेज, आप 15-20 साल से हैं तो वहाँ के लैंग्वेज को आपको जो है प्राथमिकता देनी पड़ेगी, और उसके बेसिस पे आपको उस चीज को बोलना पड़ेगा। अगर आप नहीं बोलते तो कम से कम सीखिए। इस पे तो हम लोग कोई जाति नहीं कर रहे हैं कि आप मत सीखिए या आप ऐसा नहीं बोले, हिंदी हम नहीं मानते हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। वो बोल रहे हैं कि हमारे भाषा का इंसल्ट मत करिए। तो ये तो सीधी सी बात है। और इस पे पॉलिटिक्स जहां तक कनेक्टेड है, वो तो मैं शुरू से कहता आया हूँ कि लैंग्वेज और पॉलिटिक्स इंटरकनेक्टेड है। आप जिस रीजन में जाएंगे वहां से वो कनेक्टेड है, वो एक इमोशन है। तो उसके बेसिस पे भी आप चलते हैं तो पॉलिटिक्स तो कनेक्टेड रहेगा ही, चाहे किसी भी रीजन में आप रहिए। क्यों आज बीजेपी वाले हिंदी की बात करते हैं नॉर्थ इंडियंस के वोट के लिए, और तो इससे ज्यादा बीजेपी के लिए हिंदी की बात करने की कोई बात नहीं है। तो वो जिस रीजन में जाते हैं वहां की लैंग्वेज की बात नहीं करते हैं, वो उस लैंग्वेज की बात करते हैं। तो ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है। और ये देखिए अगर ऐसी टिप्पणी आती रहेगी तो ये चीज तो और भी भयावह बनेगी। तो ये किस टिप्पणी पर आपको लगता है कि ये वाला कांड हुआ है जिसमें इस टॉयलेट के बाहर बैठे शख्स को पीट दिया गया? देखिए टिप्पणी तो देवेंद्र फडणवीस जी की तरफ से आया, 3 लैंग्वेज थ्योरी। उसके बाद जो है निशिकांत दुबे जी का। फिर अभी जो है ये बोल रहे हैं हिंदू को मार रहे हैं। अरे हिंदू को मार रहे हैं तो हिंदू हिंदू को मार रहे हैं क्या, या मुस्लिम वाले हिंदू को मार रहे हैं? ऐसी तो कोई बात हुई नहीं है कि मुस्लिम वाले जाके हिंदू को मार रहे हैं, आप मुस्लिम को बता रहे हैं। तो आप उसमें भी जो है आप डिवाइड एंड रूल पॉलिसी कर रहे हैं कि रिलीजन के बेसिस पे किसी को मारा जाए क्या। अब ये पॉलिसी अगर बीजेपी की है तो वो भी आप देखिए कि पॉलिटिक्स कैसे कर रहे हैं। तो ये सारे चीजें देखने की ठीक है। बात है और क्लियर कट बात है। ठीक है सर, ठीक है। आपने स्पष्ट कर दिया कि अगर ये जायज़ नहीं है तो नाजायज़ भी नहीं है। इससे इशारा भी मिलता है कि हम आगे राजनीति को देखते हुए, बिहार में भी चुनाव हैं और बीएमसी के भी चुनाव हैं, और दोनों चुनाव जब तक हैं ये चीज़ें चलती रहेंगी। इशारा तो मैं यही देख पा रहा हूँ। खैर, एस के दत्ता साहब मेरे साथ, डॉक्टर सुब्रकमल दत्ता इस वक्त जुड़े हुए हैं। डॉक्टर दत्ता, जब पॉपुलरिटी पाने का ये तरीका पहले भी एमएनएस को खासा नुकसान पहुंचा चुका है, तो भी इसी रास्ते पर आने का मतलब और मकसद क्या हो सकता है? सुर्खियों पे रहना, टीआरपी बटोरना, और उसके साथ साथ ब्रेकिंग न्यूज़ के हिसाब से सारे चैनलों के सुर्खियों पे चंद टीआरपी बटोरना, यही मकसद है। क्योंकि लगातार तमाम जितने सारे इलेक्शंस हुए हैं और बाई इलेक्शंस हुए हैं, एमएनएस की बहुत बुरी तरह से दुर्दशा हुई है और बहुत बुरी तरह से हार हुई है। इनफैक्ट लोकसभा चुनाव के दौरान और उसके बाद आपके असेंबली चुनाव के दौरान बहुत सारे प्रत्याशी एमएनएस के, जिनका कहीं ना कहीं पे एक तरह से जमानत तक जब्त हो गया है। तो उसी से तो राज ठाकरे जी को समझ लेना चाहिए था कि वो जिस राजनीति को लेके जाना चाहते हैं, जिस राजनीतिक परिपक्ष में वो अपनी बातें रखना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं पे स्वीकार्य नहीं है महाराष्ट्र के वोटरों के बीच में, चाहे वो मराठी वोटर हो चाहे वो नॉन मराठी वोटर हो। तो ये कहीं ना कहीं पे राजनीतिक बुद्धि का इस्तेमाल करे राज ठाकरे जी और चीज़ों को समझे।
अगर आक्रमण करना है, अगर विरोध में खड़ा होना है तो सरकार की तमाम जितने सारे नीतियां हैं उसका आलोचना कीजिएगा, उसके बारे में वैकल्पिक आपके पास के ऑल्टरनेटिव है उसके बारे में आप लोगों को बताइए और फिर वोटरों को प्रभावित कीजिए। वोटर अगर आपके बातों से आश्वासित होंगे तो बेशक आपको वोट देंगे। ये कौन सा तरीका हो गया कि किसी से आप पूछ रहे हैं कि आपको मराठी आती है या नहीं, वो लड़की अगर कहे कि नहीं आती है तो वहीं पे चाटा लगा देना, थप्पड़ लगा देना, मुक्का लगा देना, लात भूसा लगा देना। ये तो संविधान कहीं पर भी इजाजत नहीं देता है। कानून कतई कहीं पर भी अधिकार नहीं देता है कि कोई अगर आपके विरोध में मौखिक विरोध अगर करे तो उसके लिए आप फिजिकल वायलेंस का इस्तेमाल करें, उसको आप थप्पड़ मारे, उसको आप भूसा मारे। ये कानून के भाषा में कहीं पर भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं है। तो मैं जो शिवसेना उद्धव ठाकरे जी के जो प्रवक्ता हैं उनकी जो मैं बात सुन रहा था, मैं उनकी बात के इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि आप अगर मराठी नहीं बोल पा रहे हो तो कहीं ना कहीं पे उसके ऊपर जो कदम उठाया जा रहा है या फिर जिस तरह से आपको मराठी बोलने के लिए जिस हिसाब से आपको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, मारा जा रहा है, वो जायज़ है। वह कतई कानून के नज़र में कहीं पर भी जायज़ नहीं है। मैं चुनौती देता हूं कि कोई भी आर्टिकल, कोई भी आप सब सेक्शन भारतीय कानून का दिखा दीजिए जहां पे लेजिटिमेसी दी जाती है वायलेंस को। कहीं पर भी इस तरह की लेजिटिमेसी नहीं है। आप अगर कानून को अपने हाथ में ले रहे हो तो इट इज़ अ क्राइम, आप क्रिमिनल ऑफेंस कर रहे हो और क्रिमिनल लॉज के हिसाब से आपके ऊपर उचित कार्रवाई हो सकती है और उस तरह से फिर आपके ऊपर कठोर से कठोर सजा दी जा सकती है। यह प्रावधान है भारत के क्रिमिनल लॉज और भारत के कानून, और कानून यही कहता है। इस देश में लगभग 16 लैंग्वेजेस है जिसको राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। उस पे मराठी भी उतना ही सम्मानीय लैंग्वेज है जिसको राष्ट्रीय भाषा का दर्जा मिला है। बांग्ला है, तेलुगु है, तमिल है, असमिया है, नेपाली है, बहुत सारे ऐसे लैंग्वेजेस है। मैं समझता हूँ कि हिंदी है, सारे लैंग्वेजेस का सम्मान उसी तरह से होना चाहिए। किसी भी तरह का इम्पोजिशन सही नहीं है। इम्पोजिशन आप अगर हिंदी को लेके इम्पोज आप अगर करना चाहते हो वो भी गलत है, वो भी ठीक नहीं है। पर इसके साथ साथ 3 लैंग्वेज फॉर्मूला संविधान ने इजाजत दे के रखा है। संविधान के प्रियम्बल 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के बारे में बात करती है। तो छठा क्लास से या फिर 8वीं क्लास से अगर 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के हिसाब से अगर हिंदी ऑप्शनल आपको अगर दिया जाए, यानी कि आपकी स्वेच्छा के ऊपर है कि आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं एज ए 3rd लैंग्वेज या नहीं, वो ऑप्शन अगर छठा क्लास से अगर हो तो ये गैरकानूनी कहाँ हो गया और ये नाजायज कहाँ हो गया? इस पे तो किसी तरह के विवाद नहीं होनी चाहिए। केवल बीएमसी चुनाव को ध्यान में रखते हुए आप अगर इस तरह का काम अगर कर रहे हो, 1.5 महीने के अंदर बीएमसी का चुनाव होगा, नतीजा आपको बता देगा कि आपकी राजनीति कितनी सफल रही है। पहले भी आपने इस तरह का काम करने की कोशिश किया, इस तरह का राजनीति आपने करने की कोशिश किया, उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ा है और परिणाम आपको मिल चुका है। आगे भी आपको इस तरह का सेक्टेरियन वायलेंस जो पॉलिटिकल पार्टीज करता है, किसी भी वोटर जो सुलझा हुआ वोटर हो, जो सोच के वोट करता है, वो कतई इस तरह की चीजों को समर्थन नहीं देता है। इसका परिणाम आपको पता चलेगा। और मैं तो कहूंगा कि चुनाव आयोग को जो पॉलिटिकल पार्टीज इस तरह का सेक्टेरियन वायलेंस को प्रमोट करता है या फिर इस तरह का नफरत अगर फैलाने की कोशिश करता है, कठोर कदम उठाए और ऐसे पार्टी को बैन कर देना चाहिए ये इलेक्शन कमीशन के हाथ में होगा। लेकिन उससे पहले सरकार भी आती है डॉक्टर दत्ता, सरकार क्या करेगी वो भी देखना होगा। लेकिन इस बीच हमारे साथ इस वक्त उत्तराखंड के जोशीमठ स्थित ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी शंकराचार्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविमुक्तेश्वरानंद जी, बहुत स्वागत है अविमुक्तेश्वरानंद जी आपका हमारे साथ इस वक्त। मराठी हिंदी मुद्दे पर मैं आपकी राय जानना चाहूंगा। मराठी मुद्दे में हमारी ये राय है कि दोनों भारत की भाषाएं हैं, दोनों में विशाल साहित्य की रचना की गई है, दोनों में प्रेरणा प्राप्त करने वाला तत्व विद्यमान है, दोनों अपनी अपनी जगह पर आदरणीय हैं। ज़बरदस्ती किसी को कोई भाषा सिखाई नहीं जा सकती है, इसलिए किसी भाषा को सिखाने के लिए जोर ज़बरदस्ती करना बिल्कुल ठीक नहीं है, चाहे वो हिंदी हो चाहे मराठी हो। लेकिन
हिंदी और मराठी में अगर ये कहा जाए कि दोनों में से एक को चुन लो, तो हमारा यही कहना है कि आपकी दो आंखें हैं, उनमें से एक को चुन लो, एक को हम फोड़े देते हैं। जी, आप कहेंगे कि नहीं हमें दोनों की ज़रूरत है, तो जैसे आप अपनी आंखों के बारे में दोनों की ज़रूरत बता रहे हैं, वैसे ही हम कहना चाहेंगे कि हमारा भारत देश है, इसके लिए हिंदी भी ज़रूरी है और मराठी भी। इतनी आसानी से अगर राजनीति के समझते तो बड़ी बात थी, लेकिन क्या हिंदी भाषा तीसरी भाषा होनी चाहिए? मैं बताया ना कि मराठी और हिंदी दोनों हमारे लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि मराठी जो है वो एक क्षेत्र विशेष में ही बोली जाती है, हिंदी उससे ज़्यादा व्यापक स्थान और ज़्यादा लोगों के बीच में अपनी लोकप्रियता सिद्ध कर चुकी है। और भारत का साहित्य और भारत की राजभाषा होने के कारण भारत का जो केंद्रीय कार्य सरकारी होता है वो भी हिंदी भाषा में होता है, इसलिए हिंदी भाषा की भी ज़रूरत हर भारतवासी को है, इसको स्वीकार करना चाहिए। दोनों आंखें जरूरी हैं, आपका इशारा इस तरफ है, लेकिन राज्य सरकार को कोई सलाह देंगे आप? राज्य सरकार को यही कहना चाहते हैं कि मराठी हमारी अपनी क्षेत्रीय भाषा है, हमारा महाराष्ट्र प्रदेश की राजभाषा भी है, यहाँ के प्रदेश के जो भी जन्म लेने वाले बालक हैं उनकी मातृभाषा भी है, इसलिए उसके लिए खूब प्रचार का उद्देश्य करना चाहिए। लेकिन साथ में हिंदी भाषा से भी महाराष्ट्र के लोगों को बिगे रखना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र का जो व्यक्ति है जब बाहर जाएगा, देश के दूसरे प्रांतों में जाएगा, तो उसको वहाँ पर हिंदी से सहयोग मिलेगा। लेकिन ये मुद्दा केवल इतना नहीं है, क्या आप मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी मराठी भाषा सिखाई जाए? हमको ये लगता है कि मराठी को इतनी समृद्ध बना दिया जाए और मराठी को इतना लोकप्रिय बना दिया जाए कि पूरे विश्व के लोग मराठी सीखने लगें। आप देखिए कि अंग्रेजी एक भाषा है, स्पेनिश एक भाषा है, ठीक है, इन भाषाओं के बोलने वाले लोगों ने ऐसा कुछ किया है जिससे पूरे विश्व के लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं। महाराष्ट्र के लोग भी अंग्रेजी सीखने के लिए तो कहाँ मना कर रहे हैं, कह रहे हैं अंग्रेजी एक भाषा है। अंग्रेजी कहाँ से? आपके देश की भी भाषा नहीं है, आपके प्रदेश की भी भाषा नहीं है, लेकिन आपके मन में उसके लिए प्रेम है। क्यों है? ऐसा ही मराठी के लिए क्यों नहीं हो सकता है? लेकिन महाराष्ट्र के लोग इस तरह का कोई उद्यम नहीं करेंगे और बस ज़बरदस्ती करेंगे कि किसी को, तो ये कैसे होगा? जैसे अंग्रेजी वाले लोगों ने उसको बड़े जतन करके ऐसे प्रयास किए जिससे आज जाने कितने देशों में पूरे विश्व की संपर्क भाषा के रूप में कभी कभी उसको गिना जाने लग गया है, तो क्यों मराठी ऐसी नहीं हो सकती है? क्यों हिंदी ऐसी नहीं हो सकती है? तो इसलिए महाराष्ट्र के लोगों को या मराठी से प्रेम करने वाले लोगों को मराठी भाषा में ऐसे तत्व संग्रहित करने चाहिए जिससे पूरे विश्व के लोग मराठी पढ़ने के लिए आकर्षित हो जाएं। डंडा मार करके आप पूरे विश्व को नहीं सिखा सकते हैं मराठी, लेकिन मराठी का मान बढ़ा दें, मराठी के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ा दें, तो महाराष्ट्र के बाहर के लोग भी मराठी जरूर सीखेंगे। ऐसी क्या बात? राज ठाकरे की बात करें, मारपीट की भाषा है, अब बीजेपी के नेता कह रहे हैं हिंदू व्यक्ति को मारा जा रहा है। देखिए, अभी तक मारने से किसी ने भाषा सीखी हो ऐसा कोई इतिहास अपने देश में या बाहर के देश में उपलब्ध होता नहीं। मार करके किसी को भाषा नहीं सिखाई जाती। जो जो भी भाषाएं बढ़ी हैं उन भाषाओं के व्याकरण को मजबूत किया गया, जैसे संस्कृत आदि भाषाएं हैं उनके व्याकरण को मजबूत किया गया। पाणिनि आदि ऐसे ऐसे ऋषि उत्पन्न हुए जिन्होंने बहुत ठोस व्याकरण का निर्माण किया। साथ ही साहित्य की रचना इस पैमाने पर की गई, उस साहित्य का आनंद लेने के लिए लोगों ने उन भाषाओं को सीखा। तो ऐसी परिस्थिति में मराठी साहित्य का संवर्धन करना चाहिए और वो ऐसा साहित्य हो कि सबको अपनी ओर आकर्षित करे। जैसे शेक्सपियर आदि लोगों ने नाटक लिखे, उन नाटकों को पढ़ने के लिए जब लोग इच्छुक हुए तो उन्होंने अंग्रेजी सीखी। शुरुआती दौर ऐसे चला। उसी तरह से मराठी में जो साहित्यकार हैं उनको बढ़ावा देना चाहिए, और जब वो अच्छा साहित्य लिखेंगे तो उस साहित्य का आस्वादन करने के लिए लोग आकृष्ट होंगे और वो मराठी सीखेंगे। आप एक बड़े कैनवास पर बात कर रहे हैं। मैं राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे को और लूं, ये एक हो गए, क्या मराठी व्यक्ति का फायदा होगा? अरे भाई, हम कहते हैं इस देश का कोई भी एक व्यक्ति अगर दूसरे व्यक्ति के साथ एकाकार हो जाता है तो उससे देश का फायदा होता है। ये देश तभी फायदे में रहेगा जब यहाँ के लोग हिल करके मिल करके रहेंगे। अगर किसी परिवार का कोई व्यक्ति बिखर जाता है तो उससे केवल परिवार का नुकसान नहीं होता है, उससे पूरे देश का, पूरे समाज का नुकसान होता है, और जब वो मिलता है तो सबका फायदा होता है। तो हम तो सदा से इस बात के एकता के पक्षपाती रहे हैं
हम क्यों चाहेंगे? हमको तो अच्छा लगता है कि ये भाई भाई मिल जाए। राजनीतिक पार्टियां कहती हैं कि जो मुस्लिम हैं वो मराठी नहीं बोलते, वो उर्दू को या हिंदी को प्रेफर करते हैं। उनके बारे में राज ठाकरे कुछ बोलते नहीं है, क्या ऐसा ही है? अब उनके साथ उनका कुछ होगा, आपसी समझौता होगा राज ठाकरे का कि तुम चिंता मत करो, हिंदुओं को मार मार के हम मराठी सिखा देंगे और तुम तो उर्दू बोलते ही हो। वो उर्दू से प्रेम रखते होंगे अंदर से। ये जो बात आपने बताई है बहुत गंभीर है कि आप केवल हिंदुओं को मराठी सिखाना चाहते हो, मुस्लिम को मराठी नहीं सीखना है। वो आपके यहाँ उर्दू बोलते हुए रहें, आपको कोई समस्या नहीं है, और हिंदू अगर हिंदी बोलते हुए रहे तो आपको समस्या है। ये जो बात लोगों के मन में जा रही है, ये जो संदेश जा रहा है, उसका भी तो आपको राजनीतिक लाभ और हानि हो सकती है। इस बारे में भी तो विचार करिए। राज ठाकरे जी को सोचने की ज़रूरत है कि अगर हम ये पक्षपात करेंगे कि हम केवल मार मार के हिंदुओं को मराठी सिखाएंगे और हिंदी को मार मार के भगाएंगे और उर्दू को रहने देंगे, अंग्रेजी को रहने देंगे, तो इससे पता चलता है कि उर्दू और अंग्रेजी के बारे में उनका सॉफ्ट कॉर्नर है और हिंदू और हिंदी से उनको तकलीफ है। तो हिंदू और हिंदी, इसको आप फिर घोषणा कर दीजिए कि हिंदी मेरे दुश्मन हैं, बाकी सब मेरे मित्र हैं। और आप नहीं घोषणा करेंगे तो धीरे धीरे आपके आचरण लोगों के अंदर संदेश बन करके प्रवेश कर जाएंगे और लोग ये मानने लग जाएंगे कि ऐसे हैं आप। इसके बाद फिर आपकी राजनीति किस दिशा में जाएगी उसको आपको विचार करने की ज़रूरत है। अगर इसी दिशा में आप ले जाना चाहते हैं तब तो कुछ कहना ही नहीं है। बहुत धन्यवाद शंकराचार्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए। और हमारे साथ अब हमारे मेहमान इस वक्त लगातार जुड़े हुए हैं। सैयद जवाद का मैं रुख करूंगा शंकराचार्य जी की इन बातों के बाद, और बाकी सारे पैनलिस्ट जब बोल चुके हैं। सैयद जवाद भाई, सवाल महाराष्ट्र सरकार पर भी नहीं उठता है क्या? जो कुछ भी विवाद हो रहा है, राज ठाकरे के कार्यकर्ता हैं या कोई सर्वशक्तिमान जो पुलिस का कोई डर ही नहीं बचा? आज नासिक, मुंबई, कहीं पालघर, कहीं भी वो अपना काम किए जा रहे हैं और कुछ हो नहीं रहा। जी बहुत मुझे लगता है जवाद भाई तकनीकी थोड़ी सी समस्या है, आपकी आवाज़ एकदम खराब आ रही है। मैं कोशिश करूंगा जल्दी उसे सुधरवा लें, फिर आपका रुख करता हूं। लेकिन नाजिया, मैं आपका रुख करता हूं। इस बीच आप मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, आपने सबको सुना। ये राज ठाकरे के कार्यकर्ता नाजिया जो कर रहे हैं, ये भारतीय राजनीति का पुराना रूप आपको लगता है, फिर महाराष्ट्र में उन्हें लगता है कि वोटर ऐसी कोशिश से कुछ जल्दी प्रभावित हो जाता है, इसलिए इस रास्ते को अपनाया गया है? राजीव जी, हर हर महादेव आपको भी और मेरे सभी को पैनलिस्ट को भी भारत माता की जय। राजीव जी, मुझे लगता है कि इलेक्शन जब आता है तो वोटर्स को प्रभावित करने के लिए अपने कारनामे, अपने कार्य और अपने अच्छे वर्क को दिखाया जाता है। अब अपनी स्पीचेस में भी नेता यही करना यही चाहिए नेताओं को कि आपने अपने राज्य की जनता के लिए क्या क्या अच्छे काम किए हैं वो बताएं। इस तरीके से डंडा उठा करके आप डायबॉलिक क्रिमिनल माइंड एक्टिविटीज अगर आप दिखा रहे हैं तो इससे जाहिर हो रहा है कि आपकी दिशा और आपका दशा क्या हो चुका है और आप बनना क्या चाह रहे हैं। ये देश, भारत देश बहुत खूबसूरत है राजीव जी, इतना खूबसूरत है कि हमने 1600 भाषाओं को सम्मान एक जैसा दिया। 1600 भाषाओं को हमने अपने सर मत्थे रखा है और अपनी पलकों पर बिछाया है, और जिस राज्य में भी हम जाते हैं वहां की भाषा को सम्मान देते हुए बड़े प्रेम से कहते हैं कि ये भाषा मुझे नहीं आती लेकिन सीखूंगी जरूर, सीखने की कोशिश जरूर करूंगी। प्यार तो हमने इतना दिखा दिया राजीव जी कि जिन्ना के लिखे हुए शरिया को भी देश के न्यायपालिका में हम सुन लेते हैं चुपचाप मुंह बंद करके। प्यार तो हमने इतना दिखा दिया कि जिन्ना के लिखे हुए शरिया पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पैरेलल चल रहा है देश के सर्वोच्च न्यायपालिका के बराबर। प्यार तो हमने इतना दिखा दिया कि जमायतुल उलमा हिंद जो टेररिस्ट जितने भी लिस्ट है उनको वो लीगल एड देता है, फिर भी हम चुप रहते हैं और वो इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर देता है। प्यार तो हमने इतना दिखा दिया राजीव जी कि अरब की आई हुई भाषा अरबी हमारे कान तक 5 बार अजान के रूप में टकराती है। ईद मिलादुन नबी होता है तो हम मिलाद भी सुन लेते हैं, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका।
तो हमने तो इतना प्रेम जाहिर कर दिया कि जिन्ना के शरिया को भी हम चुपचाप सुनने पर मजबूर है, हम अरब की अरबी को सुनने पर मजबूर है। आखिर हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान से जो नफरत राज ठाकरे दिखा रहे हैं, यह साफ समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान से एक मोटी रकम राज ठाकरे को आई है दोबारा। अब चाहे वो हाफिज सईद ने भेजा है, चाहे वो जैश मोहम्मद नाजिया को ज्यादा नहीं हो गया ये? नहीं, ज्यादा नहीं है, ज्यादा नहीं है, ये सबको पता है राजीव जी, ज्यादा नहीं है, ये सबको पता है। देखिए, हम अपनी आंखें मूंद लें वो बात अलग है जी, वो बात अलग है, लेकिन हम फैक्ट और फिगर पर अगर बात करें तो मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ कि राज ठाकरे के प्रीवियस रिकॉर्ड को उठाइए और राज ठाकरे का प्रीवियस रिकॉर्ड उठा करके देखिए कि दाऊद इब्राहिम से वो कितना नजदीकी रिश्ता रखता था। ये जानना सबके लिए जरूरी है। अब दूसरी बात आ रही है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमेशा ठाकरे परिवार से बॉलीवुड बहुत नजदीक रहा है, हमेशा, और आज भी राज ठाकरे के मंच पर जावेद अख्तर भी आते हैं, सोनाली बेंद्रे भी आती हैं, गुलजार भी आते हैं, शाहरुख खान से भी मिलता है राज ठाकरे। तो क्या राज ठाकरे की पहली कोशिश ये नहीं होती कि आप शाहरुख खान को मराठी बुलवाओ और हिंदी सेंसर बोर्ड को, हिंदी सिनेमा को हटा करके मराठी सिनेमा करो? भाई, मराठी हीरो हीरोइन का तो कोई वैल्यू ही नहीं है महाराष्ट्र में। मराठी राइटर और प्रोड्यूसर का और सिंगर का तो कोई वैल्यू, अस्तित्व ही नहीं है महाराष्ट्र में। आप एक सेलेक्टिव राजनीति जो कर रहे हैं, और जितना डिटेल्स मैंने राजीव जी निकाला है, सारे हिंदुओं को मारा गया है, सारे हिंदुओं को बेइज्जत किया गया है। लोखंडवाला की एक बिजनेस वुमेन जो मराठी है और मराठी भाषा बोलती है, उसको उद्धव ठाकरे की पार्टी के एक मुसलमान विधायक का बेटा बदतमीजी करता है, गंदी गंदी माँ बहन की गालियां हिंदी में देता है कि तुमने हिंदी भाषा वालों का तुमने ठीक है। आपने बहुत कुछ बोला यहाँ पर नाजिया, इसको दिल पे मत लीजिएगा, क्योंकि मैंने इसीलिए आपसे कहा कि जो आपने आंकड़े बताने की कोशिश की वो कुछ ज़्यादा हो रहे हैं या फिर आपको लगता है ये बताने ज़रूरी हैं। खैर, सैयद जवाद का भी मैं रुख ले लूँ यहाँ पर, वो भी बड़ी देर से मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। जवाद भाई, वही सवाल आपसे जो मैंने पूछा था, महाराष्ट्र सरकार पर भी मुझे लगता है सवाल उठते हैं और उठने चाहिए। राज ठाकरे के कार्यकर्ता हैं कि सबसे ज़्यादा ताकतवर हो गए हैं कि उनको कोई डर नहीं बचा है, हर कोई कुछ भी कर रहे हैं और उसी ठसक के साथ कर रहे हैं। जी राजीव भाई, तो खैर ऐसे तो मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। हाँ, होम मिनिस्ट्री भी उन्हीं के पास है। हाँ, तो क्योंकि अगर लोगों के साथ इस तरीके की घटनाएं आ रही हैं, हिंसक घटनाएं हो रही हैं, तो क्या कर रही है डबल इंजन की मौजूदा सरकार? देखिए, सबसे पहले आग के अंदर घी डालने का काम मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने करा, और इसकी नजीर इस तरीके से है, जब आप त्रिभाषाई कानून लेकर के आ रहे हैं तो या तो आप इंप्लीमेंट करते या आज आप बैकफुट पे आ गए। आपने जो है घी डाला और भाग गए। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अपनी ये रणनीति देखना पड़ेगी कि किस तरीके से आप ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं। अच्छा, इससे पहले धर्म आधारित राजनीति आपको सूट करती है, इसलिए आपने पूरे देश के अंदर वो धर्म आधारित राजनीति करी। इससे पहले भी ये घटनाएं हमने देखी हुई, कोई याद करिए ऐसी घटनाएं क्या होती थी सही कि फलाने विशेष नारे लगाओ, नहीं लगाओगे तो खींच के मारेंगे, ये याद है आपको? अच्छा, गठबंधन इनका हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा। मैं आता हूं आप लोगों के पास। समस्या है थोड़ी, इस वक्त केंद्रीय गृह मंत्री दिल्ली में मौजूद है।